हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुधीर में। मैं रामेश्वर वर्मा, आपका मेंटर ज्योग्राफी के लिए स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टोपोशीट के बारे में। और टोपोशीट बहुत ही लोगों को हुआ लगता है कि टोपोशीट बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये इतना इजी है कि आपको आराम से 10 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, पहले 20 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से 10 मार्क्स एमसीक्यू के लिए हो गए और 10 मार्क्स के आपके टोपो शीट हैं। तो बहुत ही आसान है। और अक्सर हम सीनियर से सुनते हैं कि यार बहुत टफ है, जब तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा, तो ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा यार बहुत इजी है और 10 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में हेल्प मिली, आपको अच्छा लगा, तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका टोपोशीट का ये सेशन। तो टोपोशीट में जो मेन चीजें हैं उस पे हम फोकस करेंगे कि एग्जाम में क्या एग्जैक्टली आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। जो एग्जाम में आने वाला है उस पे हम ध्यान देंगे और बिल्कुल सटीक एनालाइज करेंगे, और डेफिनेटली वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप एग्जाम दे के आओगे तो डेफिनेटली आप कमेंट किए बिना नहीं रह पाओगे कि सर आपने सही कहा था, यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टोपोशीट। तो फर्स्ट, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो ये होता क्या है? ये होता है किसी भी चीज के लोकेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको मान लीजिए आपके सामने टोपो शीट है। तो इसमें किसी भी चीज का एड्रेस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिड रेफरेंस का। ठीक है, तो ग्रिड रेफरेंस दो तरह की होती है। एक होती है 4 फिगर, ठीक है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, एंड दूसरा होता है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो 4 फिगर और 6 फिगर में डिफरेंस यही है कि 4 फिगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती है और 6 फिगर एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी प्लेस का बताती है। तो इसमें बस 2 फिगर का अंतर है, वो 2 फिगर पहचानना है हमें और लोकेट करना है। अगर 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस की बात करें, सपोज कि आपके सामने मैप है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सपोज एग्जाम में आया कि व्हाट इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ स्पॉट हाइट 218। ठीक है, स्पॉट हाइट 218। ठीक है, डॉट के साथ ये लिखा हुआ है, दैट इज स्पॉट हाइट। अब वी हैव टू सर्च आउट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ये स्पॉट हाइट 218 दिया हुआ। तो सपोज क्वेश्चन केम, व्हाट इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। सो 4 फिगर का मतलब होता है जिसमें 4 फिगर हो। तो 4 फिगर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ईस्टिंग, देन उसके बाद लिखते हैं नॉर्दिंग। तो हम देख लेते हैं ईस्टिंग कौन सी लाइन है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है जो वर्टिकल दौड़ती हैं आपके टोपो शीट पे, उसको हम बोलते हैं ईस्टिंग, और जो हॉरिजॉन्टल रन करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्दिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन सी ईस्टिंग आ रही है, तो 27। फर्स्ट वी हैव टू राइट ईस्टिंग, तो हमने ऊपर लिख दिया 27। ठीक है, देन नॉर्दिंग। तो कौन सी नॉर्दिंग क्रॉस कर रही है? 09। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट के इस वाले एरिया को आप, ये पूरा ये कोऑर्डिनेट दिखाएगा 2709। इट शोज इंटायर ग्रिड स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर आप शो करेगा। तो इसमें जो 218 है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इट मीन्स कि 4 फिगर डू नॉट शोज एग्जैक्ट लोकेशन 2709, इट शोज इंटायर ग्रेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो सबसे पहले हमें लिखना है ईस्टिंग, उसके बाद लिखना है नॉर्थिंग। तो ये तो पक्की बात हो गई, ये तो 4 फिगर के लिए हो गई जो लास्ट ईयर था। इस साल इंक्लूड कर दिया 6 फिगर भी आपके सिलेबस में। और मैक्सिमम चांस है इस बार बोर्ड के एग्जाम में 6 फिगर आने के चांसेस मैक्सिमम है, या दोनों भी आ सकता है किसी चीज को लेके। बिकॉज 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं। तो 4 फिगर और 6 फिगर एक साथ भी पूछ सकता है, और अगर एक साथ नहीं पूछेगा तो 6 फिगर आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, अब कैसे दिखाएंगे 6 फिगर? सपोज इसी का अगर 6 फिगर दिखाना हो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 6 फिगर में 2 फिगर और कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये 27 ईस्टिंग हो गया। अब इसमें इसके भी कुछ सब डिवीजन होंगे, सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गई, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे और इसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो हम उस पार्ट्स को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोपो स्केल। एक स्केल आता है प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट टाइप का। ठीक है, उसको हम ले लेंगे और उसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे। कुछ कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का स्केल है, मैंने इसके ऊपर एग्जैक्ट लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग इसमें पार्टीशन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है ईस्टिंग, आपके ईस्टिंग के भी सब पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब पार्ट हैं किसके, नॉर्दिंग के, यानी ये लाइन नॉर्दिंग है। अब इसमें जितनी भी लाइनें होंगी वो नॉर्दिंग की क्या होंगी, सब पार्ट होंगी। ये लाइन ईस्टिंग है, ये सारी लाइनें क्या होंगी, सब पार्ट होंगी ईस्टिंग की। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि कोई प्लेस है, इसका सिक्स फिगर बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा ईस्टिंग 17, देन थोड़ा सा गैप बना देंगे एक फिगर इसमें ऐड करने के लिए, देन 51 नॉर्थिंग, देन गैप। तो ईस्टिंग के बाद एक फिगर यहाँ जोड़ेंगे, नॉर्थिंग के बाद यहाँ जोड़ेंगे, डेफिनेटली ईस्टिंग के बाद जोड़ेंगे कौन सा, सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग, सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग, ईस्टिंग का सब पार्ट, देन नॉर्थिंग एंड सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग। सब पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो वही स्केल हमने इस पे लगा दिया। और अगर आपके पास टोपो स्केल नहीं है तो भी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल स्केल होता है, बिकॉज कि ये जो लाइन होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है, फिक्स होता है ये। तो इट इज 2 सेंटीमीटर। और नॉर्मल स्केल में आप इसके पार्टीशन कर सकते हो 2 2 मिलीमीटर पे, तो 2 2 मिलीमीटर पे छोटा छोटा पेंसिल से डॉट लगा सकते हैं। बाद में उसे आप रब कर देंगे, बिकॉज की टोपो शीट वापस हो जाती है, एग्जामिनर इसको वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप पेंसिल से हल्का हल्का निशान लगा के भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टोपो स्केल है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आप उसके ऊपर प्लेस करोगे तो ऐसा आपको पार्टीशन दिखने लगेगा। अब ईस्टिंग के बाद हमने सब पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो सब पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है 5 सब पार्ट पे आ रहा है, तो 17, देन वी हैव टू राइट 5 सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग, देन 1 2, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये 2 पे आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो जैसा हमने फोर फिगर में देखा था ये कोऑर्डिनेट, वैसे ही इसमें भी कोऑर्डिनेट कहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर ये प्रोडक्ट इतना बड़ा है, तो ये वाली लाइन लेंगे कि ये वाली लाइन लेंगे कि ये वाली लाइन लेंगे, कौन सी लाइन लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सारे बच्चों को। ठीक है, इवन मेरे स्कूल के बच्चों को, आपको भी लगा होगा, ठीक है ना। फिर आप टीचर से पूछे नहीं होंगे, टीचर भी कंफ्यूज, ठीक है, कौन सा पॉइंट लें। तो यहाँ पे आप जो भी प्लेस है उसका इनिशियल पॉइंट जहां पे वो पहले टच कर रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में नीचे वाला पॉइंट, इसी को आपको कंसीडर करना है, ना कि ऊपर ना कि साइड, कोई भी पॉइंट नहीं। जो सबसे नीचे वाला टेल को जहां टच करती है दोनों लाइन, उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ईस्टिंग का 5, तो हमने लिख दिया आफ्टर ईस्टिंग सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग, देन नॉर्दिंग का सब पार्ट क्या है, 2, ठीक है, 1 2, हाँ 2, तो 51 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 17 5 51 2, यहाँ पे ये हो गया सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 सिक्स फिगर है, तो सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस हो। इसके बाद आपको सिक्स फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको सिक्स फिगर में दिक्कत है, इसका मतलब आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आपने क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे देख लिया कि सिक्स फिगर निकालते कैसे हैं। और डेफिनेटली ये 2 मार्क्स दे के जाएगा, ये बिल्कुल आना ही आना है एग्जाम में, बात को एकदम लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो कुछ डेफिनेशन है जिसमें कॉन्टूर, कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है, कॉजवे, ये सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना है इस वीडियो में, तो डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे कॉन्टूर वगैरह, कॉन्टूर इंटरवल की डेफिनेशन, कॉजवे, है ना। तो ये सारी डेफिनेशन आपको होनी चाहिए। हम मेन मेन इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या आ सकता है। तो जो दूसरा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है वो एक डायरेक्शन से देखने को डेफिनेटली आपको मिलेगा इस बार के एग्जाम में, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, अब डायरेक्शन में आपको चार जो मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों तो हैं ही। इनके अलावा जो इनके सब पार्ट है, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट,
इतने से रिगार्डिंग आपको डायरेक्शन का बताना है। ठीक है, अभी डायरेक्शन पूछता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम देख लेते हैं डायरेक्शन से रिगार्डिंग, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये स्पेसिमन का क्वेश्चन पेपर है, और बिल्कुल सिंपल सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो सिक्स फिगर भी पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ रामपुरा टू कोडा, रामपुरा टू कोडा 3005। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंपास डायरेक्शन के, किसका किससे। ठीक, तो इसको हम बारीकी से समझते हैं कि बिल्कुल ये डेफिनेटली आएगा, आप में कोई इसमें डाउट नहीं है, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कैसे दिखाएंगे भाई, वो देख लो आप। मान लो हमने एक टोपो शीट खोल ली। ठीक है, कोई भी दो प्लेस ले लो, सपोज कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, चलिए, तो हम उसी हिसाब से लेते हैं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रामपुरा। यहाँ पे आप रामपुरा देख रहे हो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्लेसेस, तो दोनों प्लेसेस हमें खोजनी पड़ेंगे, और हमें उसके डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ये आपका कोड। तो सपोज क्वेश्चन केम कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोडा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से भी नापने लगते हैं, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दीबाजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक जल्दीबाजी आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रामपुरा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रामपुरा, कंपास डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोडा। ठीक है, ये मान लीजिए कोडा कोई प्लेस है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है। अब आपने देखना है कि रामपुरा की डायरेक्शन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, कोडा से पूछ रहा है, यानी कोडा से रामपुरा किस डायरेक्शन में है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रामपुरा से ही कोडा को मेजर कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये एक चीज समझ ली। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता था, बहुत ही जनरल सी मिस्टेक है। तो एक बार हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रामपुरा, यानी रामपुरा की डायरेक्शन पूछ रहा है, रामपुरा किस डायरेक्शन में है, कहाँ से, कोडा से। सो वी हैव टू मेजर फ्रॉम कोडा, तो कोडा से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे वो जो टोपो स्केल आपको मैंने बताया था, सजेस्ट किया था, उसमें डायरेक्शन का भी बना रहता है, बिल्कुल एक स्केल गोल सा डायरेक्शन के लिए बना रहता है। ठीक है, तो उसको आप सिंपल इस पे प्लेस कर देंगे, और अगर नहीं है वो तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जो अप साइड होती है वो होती है नॉर्थ, लोअर साइड होती है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, और लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये रामपुरा। ठीक है, तो रामपुरा से ये जो किस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, अगर नॉर्थ से थोड़ा भी इधर रहेगा, वेस्ट से थोड़ा भी उधर रहेगा, तो उसको बीच का डायरेक्शन माना जाएगा। So it is situated between north and west. So what is the direction of Rampura from Kodda? So the direction of Rampura from Kodda is north west. नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आप ये आंसर लिख देंगे, डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, बिल्कुल इसको मतलब जहन में बिठा लीजिए, एकदम बांध के रख लीजिए, और जब एग्जाम दे के आइएगा तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप कह रहे थे, तो डेफिनेटली वो आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एरिया से रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन रिगार्डिंग एरिया, एरिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो एरिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे, एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, और एरिया बिटवीन ईस्टिंग, एक रेंज दी होगी ईस्टिंग, सपोज मान लीजिए इसी मैप के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज एरिया बाउंडेड बाय ईस्टिंग 23, 27 एंड नॉर्दिंग 12, 9
टू 12। ठीक है, 9 to 12। अब आप देख पा रहे हो कि 9 to 12 नॉर्दिंग है कहाँ पे, तो ये है आपका 9 और ये है आपका 12। 23 एंड 27 कहाँ पे है, तो ये 23 है और ये है आपका 27। अब ये जो लाइन जाएगी और ये जो जहाँ पे मैच करेगा, ठीक है, तो 12 से ये 23 यहाँ ये मैच किया, 9 से यहाँ पे मैच किया, 27 ये मैच किया और ये मैच किया। यानी इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो आपने यहाँ पे मार्क कर लिया हल्का सा और फिर से आप इसे काउंट कर लेंगे, और एरिया जो 1 ग्रिड स्क्वायर होता है वो होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है 1 ग्रिड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख लो कितने ग्रिड स्क्वायर हैं, तो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके, ठीक है, तो 12 आपके हो गए, तो ये हो गया 12 स्क्वायर किलोमीटर। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सबसे इजी तरीका, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ईस्टिंग में से आपने कर दिया, तो 27 - 23 ये हो गया आपका 4। ठीक है, 12 - 9 ये हो गया, 12 - 9 = 3। तो 4 × 3 = 12 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे तरीका आसान है आपका, तो 4 × 3 आपने कर दिया 12 स्क्वायर किलोमीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन आपको दिखनी चाहिए आपके कॉपी पे, तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये हो जाएगा रॉन्ग। तो यू हैव टू शो द कैलकुलेशन, है ना, डिफरेंस बिटवीन ईस्टिंग दिस मच एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्थिंग दिस मच एंड द एरिया इज दिस मच। क्लियर? होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दूसरा कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। कैसा एनालिटिकल क्वेश्चन, ये देख लो आप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या आ सकता है टोपो शीट में, जैसा कि मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो कि मोहन गोज, है ना। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आपको टोपो शीट में देखने को मिल सकते हैं, डेफिनेटली 2 नंबर का, बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान सा। मोहन गोज ऑन अ बाईसाइकिल फ्रॉम 2 नॉर्थिंग to 12 नॉर्थिंग, यानी मोहन साइकिल से 2 नॉर्थिंग से 12 नॉर्थिंग तक गया इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। एंड इफ ही इज मूव एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड दी हुई है इसकी, स्पीड = 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है और 2 नॉर्थिंग से भैया 12 नॉर्थिंग पे चले गए स्ट्रेट में। ठीक है, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच डेस्टिनेशन, टाइम पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हर जगह पढ़े, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डेफिनेटली है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें स्पीड तो पता है भाई, डिस्टेंस ना पता, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि 2 से 12 नॉर्थिंग, अगर एक बॉक्स की हम बात करें, एक नॉर्थिंग के बॉक्स की, तो वो होती है 2 सेंटीमीटर की, है ना, कांस्टेंट होता है। और अगर उसकी एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो स्केल होता है वो होता है 500 मीटर का, है ना, दैट इज द स्केल। तो 2 सेंटीमीटर हुआ 1 किलोमीटर, यानी एक बॉक्स कितने का हुआ, एक जो है नॉर्थिंग वो हुई 1 किलोमीटर की। तो कितने नॉर्थिंग जा रहा है, 2 से 12 जा रहा है, यानी 12 - 2 यानी 10 नॉर्थिंग गया। तो 10 नॉर्थिंग की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 10 किलोमीटर, है ना। तो क्योंकि एक का है 1 किलोमीटर तो 10 की हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस भी 10 स्पीड भी 10, तो टाइम लगेगा 10/10, 1 आवर। ठीक है भाई, तो 1 घंटे में भैया पहुंच जाएंगे 2 से 12 नॉर्थिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरह क्वेश्चन आपको एक जरूर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट जा रहे हैं, कभी कर्व भी जा सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकते हैं, तो वो जिस हिसाब से जैसे से जाएंगे वैसे वैसे आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डन? कोई दिक्कत? कभी ये पूरा घूम के कि भाई यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब वो किस डायरेक्शन में है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिल रहा है कि मोहन ने साइकिल स्टार्ट की यहाँ से, इतना ये यहाँ गए, फिर वो राइट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, तो जैसे से मुड़ गए वैसे वैसे आपको वहां पे बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक एनालिटिकल क्वेश्चन कि रमेश रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस महुदी मोटी। ठीक है, तो
अब इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही दिमाग नहीं लगाना है, आप थोड़ा सा बताएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कर पाएंगे। अब रमेश अपने नेटिव प्लेस महुदी मोटिव आए, जिसमें आपको 2404 दिया भी हुआ है, एग्जैक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल के गैप के बाद वो आए एंड ही वॉज हैप्पी टू सी द डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट देख के बहुत खुश हुआ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शो दैट एरिया अराउंड हिज विलेज हैज डेवलप्ड, अब आपको बताना है कि कौन से डेवलप चीजें हुई हैं। तो अब आप एग्जैक्ट तो क्या ही बता पाओगे कि क्या चीज पहले, सर हम तो कैसे बता पाए। ठीक है, तो उसमें आपको इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, आपको वहां पे जो जो चीजें हैं उसको आपको बता देनी है। सपोज वहां पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, तो आप लिख देंगे कि डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल। वहां पे टैंक बने हुए हैं तो डेवलपमेंट ऑफ टैंक। तो पहले टैंक नहीं थे, टैंक बन गए। कैनाल है तो कैनाल की डेवलपमेंट हो गई। तो 10 साल बाद वो आया तो उन्हें हॉस्पिटल देखा, कोई स्कूल है तो स्कूल हो गया। यानी जो चीज आपके हिसाब से वहां पे अच्छी दिख रही है उसको आप इस आंसर में लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रोड, पहले हो सकता था उसकी गांव में रोड नहीं थी, अभी रोड बन गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आपको कॉमन मिलता है, ब्लैक वर्टिकल लाइन। तो कभी कभी दो स्ट्रिंग के बीच में या दो नॉर्थिंग के बीच में ब्लैक लाइन दौड़ती हुई नजर आती है। तो दो स्ट्रिंग के बीच में वर्टिकल और दो नॉर्थिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या? ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, एक बार मैप देख लें उसमें कुछ लाइन दी हुई है तो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है आपकी। ठीक है, स्टिंग, ये भी स्टिंग है। अब इन दोनों स्टिंग के बीच में एक ये लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की। ठीक, तो ये लाइन क्या है? अगर पूछ दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बिटवीन 25 एंड, हाँ 25 एंड 26, तो 25 और 26 के बीच में लाइन, ब्लैक लाइन जो वर्टिकल है वो क्या है? तो जो वर्टिकल लाइन है ब्लैक कलर की वो हमेशा क्या होगी भाई? वो होगी लॉन्गिट्यूड। क्या होगी? लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लैक कलर की वो है लैटिट्यूड। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है ब्लैक लाइन तो वो लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड। तो ये गलत बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको तुरंत एक नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो है ना बहुत आसान टोपोशीट, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, थोड़ा सा देखना है और बिल्कुल आराम से आप नंबर मिल जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पैटर्न से, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, सो वन क्वेश्चन डेफिनेटली केम फ्रॉम ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो यानी जो ड्रेनेज है ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ पे इसमें तो, हाँ ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं यहाँ से, ये सब है ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो ड्रेनेज है, जो स्ट्रीम्स हैं पानी की, उसके तीन पैटर्न्स होते हैं एज पर योर सिलेबस: डेंड्रेटिक, ट्रेलाइज्ड एंड रेडियल। ठीक है, डेंड्रेटिक, ट्रेलाइज्ड एंड रेडियल। अब इसको आपको बस पहचानना है कि, अब साफ साफ दिया होगा कि इन दिस ग्रिड रेफरेंस। तो पहले तो आपको ग्रिड रेफरेंस पहचानना आना चाहिए, तो बिल्कुल वो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आप लोकेशन पता करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में लोकेशन का इंपॉर्टेंस हो जाता है। कुछ भी पूछेगा, कुछ भी जानना चाहेगा तो सबसे पहले क्या बताएगा आपको? लोकेशन बताएगा, या नहीं बताएगा तो आपको खोजना पड़ेगा। तो लोकेशन खोजना आपको आना चाहिए। तो डेंड्रेटिक, आप उस लोकेशन में पहुंचे, डेंड्रेटिक है कि ट्रेलाइज है कि रेडियल है, अब आप पैटर्न बता देता हूं मैं, उसको देख के आप आसानी से बता पाएंगे। सपोज कि कोई एक ऐसा स्ट्रीम जा रहा है, मान लो कोई ग्रिड रेफरेंस है, उस स्क्वायर में कोई ऐसा स्ट्रीम गया, वहां से एक ऐसा निकला, फिर वहां से एक ऐसा निकला, उसमें ऐसा निकला हुआ है, बिल्कुल लाइक ट्री। तो पेड़ की तरह कहीं से भी कोई भी डाली निकली हुई है, तो उसको हम बोलेंगे डेंड्रेटिक। क्या बोलेंगे? डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक पैटर्न। वो कौन सा पैटर्न हो गया भाई? डेंड्रेटिक पैटर्न। अगर उसमें कोई पैरेलल है, ठीक है, क्या है? पैरेलल है, पैरेलली दौड़ रहा है, तो वो कहलाएगा ट्रेलाइज। पैरेलल मतलब इस तरह का कुछ है सीन।
ठीक है, एक फिक्स पैटर्न पे। मान लो ये कोई स्ट्रीम गई तो वहां से एक ये आया, फिर इसमें ये आके मिल गया, ये आ गया, आपको साफ साफ अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये साफ साफ आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कोई ट्री की तरह ब्रांचेस नहीं है, सिंपल ये देखो ये पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट, पैरेलल का मतलब इट सीम्स लाइक अ पैरेलल। ये हो गया आपका ट्रीलाइज्ड पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हो गया, ट्रीलाइज्ड पैटर्न। ठीक है, अब तीसरा जो पैटर्न है वो रेडियल यानी गोल में। तो रेडियल का मतलब होता है सर्कुलर, और सर्कल कहाँ पे होगा भाई, तो सर्कल उस एरिया पे होगा जहाँ पे नदियां चारों तरफ निकलेंगी। और डेफिनेटली वहां पे क्या मिलेंगे आपको, कॉन्टूर मिलेंगे, यानी वो रिलीफ फीचर कैसा है, वो माउंटेन या प्लेट्यू हो सकता है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आप चारों तरफ वो घूमेंगी। ठीक है, यहाँ से आपने देखा यहाँ भी निकल रही है, फिर यहाँ इस तरफ भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है ना। तो ये गोलाई में निकलेगा, तो इस पैटर्न को आप देख के समझ जाओगे कि ये भाई कौन सा है, रेडियल है। कौन सा है, रेडियल। बिल्कुल आपको देखने में साफ साफ पता चल जाएगा कि डेंड्रेटिक है कि ट्रेलाइज है कि रेडियल है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रिवर की डायरेक्शन से रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन आपको रिवर की डायरेक्शन से भी देखने को बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिवर। तो सपोज की क्वेश्चन के व्हाट इज द फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर। तो सीपू रिवर है कहाँ पे भाई, सीपू रिवर तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर। चलिए, तो सीपू रिवर की डायरेक्शन क्या है, फ्लो की। तो फ्लो के डायरेक्शन में आपको दोनों डायरेक्शन लिखना है, यानी कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तो इसमें हम अक्सर गलती कर देते हैं कि एक ही डायरेक्शन लिखते हैं, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि ये आने वाली डायरेक्शन लिख रहा है कि जाने वाली लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इट फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन आपको पूरा लिखना है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर कैसे पहचानेंगे, तो उस पहले तो सीपू रिवर पहचान लीजिए कि हाँ भाई ये सीपू रिवर दिख गई आपको साफ साफ कि ये सीपू रिवर है। अब वहां पे आप देखोगे कि रिवर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एरो बना होगा, चाहे स्टार्टिंग में बन सकता है, बीच में बन सकता है, किनारे बन सकता है। तो एक छोटा सा एरो बना होगा, इट एरो शोज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। हाँ सर, अगर नहीं बना हो तो क्या करेंगे। हाँ डेफिनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें रिवर का डायरेक्शन नहीं बना होता, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। ठीक है, अगर नहीं बना है सपोज, तो नहीं बना है तो आप उसके आसपास के एरिया को देखेंगे और स्पॉट हाइट को कंसीडर करेंगे। मान लो यहाँ पे एक स्पॉट हाइट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्पॉट हाइट मिल गया, तो अलग अलग स्पॉट हाइट को आप कंसीडर करेंगे और आप देखोगे कि स्पॉट हाइट या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस प्लेस के हाइट के हिसाब से वो डेफिनेटली ऊपर या नीचे आएगा। अगर वो हाइट कम हो रही है तो डेफिनेटली जिस तरफ कम है उस तरफ को उसकी फ्लो होगी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो एरो दिख रहा है आपको। अब कौन सी डायरेक्शन से फ्लो हो रही है रिवर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल ये कर्व आ रहा है, तो ये ऊपर फिर से अगेन ये नॉर्थ हो गया, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब आप देख रहे हो कि ये जो रिवर बह के आ रही है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच से आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर इज, पूरा लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीपू रिवर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये साउथ और ये वेस्ट ना, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इस तरीके से आपको लिखना है कंप्लीट। तो ये डायरेक्शन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आपके रिवर के डायरेक्शन से आने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दो सेटलमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करने को आएगा, विच इज द बेटर और वाई। तो ये 2 नंबर का ये भी आपको एक देखने को मिलेगा कि दो सेटलमेंट्स के बीच में कौन सा अच्छा है, क्यों है। तो दो गांव है, सेटलमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो सेटलमेंट दो गांव हैं और दो गांव के बीच में कौन सा बेटर होगा, तो डेफिनेटली हम उसके फीचर्स को मिलाएंगे कि हाँ साहब यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल है कि नहीं है। अगर एक में हॉस्पिटल है एक में नहीं है तो वो बेटर है। एक में स्कूल है दूसरे में नहीं है तो वो बेटर है। एक में पानी की फैसिलिटी नहीं है एक में है तो वो बेटर है। एक में रोड है एक में नहीं है तो वो बेटर है। मान लो उसमें भी रोड है उसमें भी रोड है, तो इसके आधार पे नहीं करेंगे, जो चीज मिसिंग है उसके हिसाब से उसको बेटर बताएंगे। ठीक है, समझ गए। कुछ कुछ पैटर्न पहचानने को आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्राउन पैचेस, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ब्राउन पैचेस हैं सैंड ड्यून्स।
ठीक है। कलर के हिसाब से बात करें तो येलो पैचेस हैं आपके, जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को शो करता है, यानी इसमें क्या होती है, खेती की जाती है। वाइट जो एरिया है वो शो करता है बैरन लैंड, ऐसी जमीन जहाँ पे खेती नहीं होती, ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड है। ग्रीन पैचेस शो करता है वेजिटेशन को, ठीक है। मान लीजिए पूछ देगा कि किसी सेटलमेंट्स में कि जस्ट राइट टू मैन मेड फीचर एंड नेचुरल फीचर्स, दो मैन मेड और नेचुरल फीचर। तो मैन मेड क्या होता है भाई, जो इंसानों ने बनाई है ना। जैसे मैन मेड में आ गया रोड, रोड हो गया भाई, सेटलमेंट्स हो गया, घर हो गए, तो हमने बनाए हैं, तो ये मैन मेड फीचर हो गया। नेचुरल, नेचर ने क्या बनाया भाई, तो रिवर बनाई है, अगर रिवर है उसके आसपास तो, ठीक है, रिवर नेचुरल है, ठीक है। ट्रीज हो गए, ट्रीज भी आपके नेचुरल है। तो इस तरीके से आप मैनमेड और नेचुरल फीचर्स को कंसीडर कर सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल इजी वे में। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है टोपो शीट में, जितना हम मुश्किल बना देते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिवर के किनारे ये जो ब्लैक आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऐसा है ना, ऐसा सिंबल बहुत पूछता है कि ब्लैक सिंबल है अलोंग विथ रिवर, ये क्या है। तो ये जो शो करता है वो होता है ब्रोकन ग्राउंड। क्या होता है, ब्रोकन ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड जो रिवर के फ्लो की वजह से टूट गया है, वो उसको बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड, हिंदी बोलते हैं कटान, ठीक है। तो रिवर के किनारे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन रिगार्डिंग आपके आता ऑक्यूपेशन से, ठीक है। ऑक्यूपेशन से रिगार्डिंग, यानी ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है उस एरिया के लोगों का। तो डेफिनेटली हम दो तीन चीजों के साथ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जो भी गांव है उसके आसपास एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो हो जाएगा फार्मिंग, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा गांव है उसके आसपास बैरन लैंड है, तो वहां पे हो जाएगा माइनिंग, ठीक है, माइनिंग, या रॉक आउट क्रॉप लिख सकते हैं आप, रॉक आउट क्रॉप, माइनिंग, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, अगर टोपो शीट मिला आपको उसमें बहुत ज्यादा ग्रीन है, उसके आसपास गांव है, तो आप, ठीक है, फर्नीचर का बता सकते हैं, या ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग वुड, तो वुड से रिगार्डिंग आप ऑक्यूपेशन बता सकते हैं कि लकड़ी का काम ज्यादा होता होगा, बिकॉज कि बहुत जंगल है। तो डेफिनेटली लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो फॉरेस्ट्री से रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली टोपो शीट से, ठीक है। और देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। बस देखिए, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, आपको सामने सिलेबस है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस प्रॉब्लम हम खुद को बना देते हैं और खुद से हम प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं, बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है टोपो शीट में। तो जितना भी मैंने बताया कि होप आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक कॉन्टूर इंटरवल से क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कॉन्टूर इंटरवल क्या है, कॉन्टूर इंटरवल कितना है। तो कॉन्टूर इंटरवल से जब भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टूर इंटरवल फिक्स होता है 20 मीटर का, यानी दो कॉन्टूर के बीच की जो वो है, डिफरेंस है, वो होता है 20 मीटर का, ये फिक्स है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो डेफिनेशन हो गई वो बिल्कुल फिक्स हो गई, कॉजवे, है ना। तो कॉजवे क्या है, द वे दैट पासेस ओवर द स्ट्रीम्स, है ना, स्मॉल स्ट्रीम्स के ऊपर से जो रास्ता पास होता है उसको बोलते हैं कॉजवे। तो इस तरीके से कॉजवे हो गया, एनुअल फेयर हो गया, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा गांव है जिसमें लोग एक बार डेफिनेटली मिलते हैं, तो आप उस गांव में खोजेंगे कहाँ पे एनुअल फेयर है, साफ साफ लिखा होगा एनुअल फेयर, यानी वार्षिक मेला। तो वहां पे मेला लगता है, तो उस गांव के लोग डेफिनेटली एक बार जरूर मिलते होंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ आपको डेफिनेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है कि किस किस डेफिनेशन को आपको फोकस करना है। जिसमें आपके मैप स्केल हो गए, मैप स्केल में जो तीनों स्केल हैं, आरएफ स्केल, है ना, स्टेटमेंट स्केल, और ये आपका वर्बल वर्बल स्केल। तो वर्बल और स्टेटमेंट, आरएफ एंड लीनियर स्केल, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके स्केल हो गए, इसके डेफिनेशन भी आपको जानने चाहिए, कॉन्टूर इंटरवल, कॉन्टूर की डेफिनेशन, इसके अलावा कॉजवे, ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है इसमें आपके टोपो शीट में। तो होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अभी कोई डाउट रह गया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डाल सकते हैं, और डेफिनेटली हम उस पर प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए, या तो वीडियो के हेल्प से, या उसमें आपको आपके रिप्लाई देकर। तो होप आप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छा करो, 80 आउट ऑफ 80 लेके आओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।